जब कोरोना वायरस आया था, शुरुआत में उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया था, बहुत लाइटली लिया गया था, जिसके परिणाम हमने भी देखे थे। अब H9N2 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या ये उसी तरह का वायरस है या उससे कुछ हल्का है या उससे ज्यादा खतरनाक इसको हम समझ सकते हैं? कैसे समझाएंगे इस वायरस को? सबसे पहले तो उस पर आप अपनी बात रखिए। जी, देखिए, कोरोना वायरस जो फैमिली थी कोरोना वेरिडी, उसके पुराने वायरस थे, लेकिन कोरोना वेरिडी फैमिली का जो वायरस आया जिसको कोविड-19 बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल पाया गया, ये बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। अलग क्या था? कोरोना वेरिडी फैमिली के मैक्सिमम वायरस सर्दी नजला मतलब अपर रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम कराता है, ये लोअर रेस्पिरेटरी में करा रहा था, मतलब फेफड़े में इंजरी कर रहा था। इसलिए बात हाँ। चिंताजनक हो गई। दूसरा, इसमें इम्यूनिटी डेवलप होने में समय बहुत लग रहा था। हम्म। उसकी तरह ये वायरस नहीं है। ये वायरस इन्फ्लुएंजा ए, जिसको आमतौर पे फ्लू बोलते हैं सिंपली, हाँ। इसका पहला आउटब्रेक जो नोटिस है हमारी हिस्ट्री मेडिकल साइंस की 1918 में हुआ था, हम्म। जिसको उस समय नाम दे दिया गया था स्पेनिश फ्लू। बाद में ओके। डिसीजन हुआ कि भाई किसी कंट्री के नाम पे नहीं देना उचित है, हट हम्म। गया। उसी के म्यूटेशन होते रहते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि सीजनल फ्लू आया है, हाँ। और अभी किसी को हुआ 3 हफ्ते बाद दोबारा हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेन बदलता है अपना वायरस। ये चर्चा में इसलिए आया कि चीन में इस बार आउटब्रेक बहुत ज्यादा हो गया, बहुत केसेस बच्चों में हो गए, इसलिए लोगों को लगने लगा कि ऐसी क्या समस्या, कोई खतरनाक वायरस आ गया क्या। हम्म। फ्लू वायरस ही है, उसका विरुलेंस मतलब गंभीर करने की क्षमता थोड़ी ज्यादा हो गई है, ओके। और अभी तक जो स्ट्रेन चल रहा था उससे भिन्न हो गया है। हम्म। तो प्रीवियस इम्यूनिटी इसमें काम नहीं कर रही है। अंतर इतना ही, प्रीवियस इम्यूनिटी से मतलब वायरस के स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है। लेकिन जिनकी इन जनरल इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हम्म। मारक क्षमता वायरस के प्रति उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, उन पे असर नहीं कर रहा है, इसलिए हम्म। भी बच्चों में कर रहा है। अब हमें टेंशन क्यों है कि ये फर्दर स्ट्रेन म्यूटेट करके कोई फेफड़े की इंजरी ना करा दे, नंबर वन। हाँ। हाँ। नंबर टू, किसी ज्यादा म्यूटेशन के कारण किसी और रूप में ना निकल जाए और बहुत तेजी ओके। से स्प्रेड करने लगे, मतलब चीन से बाहर भारत में अलग अलग कंट्री में। हम्म। ये दो चिंता का विषय है, इसलिए सर्विलेंस पे हम्म। रखना है। इसलिए मिनिस्ट्री भी आगाह कर रही है कि हम्म। इसको कॉशसली देखें। ठीक है। सर, दो चीजें आपसे मैं यहाँ पर और जानना चाहूंगी। एक तो ये क्या तेजी से फैलता है या नहीं, क्योंकि हमने कोरोना को भी, मैं बार बार कोरोना का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि उस तरह का वायरस पूरी दुनिया ने देखा। उतनी स्पीड से ये फैलता है या नहीं, और बच्चे ही क्यों इसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं? जी, देखिए, जो कोरोना वायरस तेजी फैलने वाली बात इसलिए आई थी कि लॉकडाउन डिस्टेंसिंग की बात हुई कि कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है, तो देखा गया काफी कर रहा है। लेकिन इन्फ्लुएंजा ए वायरस भी उसी का H9N2 जो उसी का वेरिएंट है, ये भी वायरस फैलता है, लेकिन इसका ड्रॉप रेट, मतलब कोई बच्चा स्नीज करे, खांसी करे, तो उतनी दूरी तक नहीं फ्लोट करता रहता जितना कोरोना वायरस फ्लोट करता था। तो ओके। इसमें है कि अगर बहुत क्राउडेड माहौल में नहीं रह रहे हैं, तो बच्चे इन्फेक्ट नहीं होंगे या कम होंगे, इसकी संभावना है। अब दूसरी बात है, बच्चों में क्यों? हम्म। बच्चों का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ज्यादा ससेप्टेबल होता है। उनके लिम्फॉइड फॉलिकल्स, जिसमें उदाहरण के तौर पर टॉन्सिल, वाल्डेयर्स रिंग, ये उतने डेवलप नहीं होते हैं जो बड़ों के हो जाते हैं। हम्म। बच्चों में प्रीवियस इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन और उसके खिलाफ बनने वाली इम्यूनिटी हम्म। जितनी बड़ों में हो जाती है, बच्चों में नहीं होती है। लेकिन बच्चे इन्फेक्ट तो जल्दी होंगे, लेकिन हम्म। इम्यून मॉड्यूलेशन ऐसा होगा तो उससे रिकवर भी फास्ट हो जाते हैं। हम्म। अगर बड़ा कोई इन्फेक्ट होता है, अगर उसका इम्यून सप्रेशन है, तो उसमें रिकवरी में टाइम लगेगा। यही अंतर है बच्चों और बड़ों। हम्म। ठीक है। मैं डॉक्टर सतवीर आपसे जानना चाहूंगी, एक बात इसमें और सामने आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पक्षियों में भी हो रहा है और पक्षियों से भी ये वायरस फैल रहा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बेसिकली ये जो वायरस है, जो म्यूटेशन आई तो ये पक्षियों से ही है, कुछ टाइप के स्पेशल बर्ड से आई है। उसके बाद इसीलिए चिकन से भी डर रहे हैं लोग, तो क्योंकि उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी ये वायरस पाया गया है। इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जो बीमारी चिकन में हो रही है या पंछी में हो रही है, हो सकता है उतनी खतरनाक उसमें ना हो, आदमी में ज्यादा खतरनाक हो। ये वेरिएशन पॉसिबल है। तो ये ठीक बात है कि ये पक्षियों में भी ये बीमारी होती है, और पक्षी इसका एक तरह से एक माध्यम बन सकते हैं इसको फैलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए। और लोकली जो फैलेगा वो हवा से फैलेगा, और हवा से कोई भी हवा जनित बीमारी जो है वो एक बार होने के बाद तेजी से फैलती है। तो ये पक्षियों से भी इंसानों में फैल सकती है? आई तो शुरू में तो पक्षियों से ही आई है ये। हाँ।
शुरू में तो पक्षियों से ही आई है। एक्चुअली चीन में आपको अच्छी तरह पता होगा, चीन में लोग बहुत कुछ खा जाते हैं जी। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको संसार में कोई नहीं खाता, कुत्ता है, चूहा है, ऐसी कई सारे जानवर हैं जिनको वर्ल्ड में बाकी लोग नहीं खाते, लेकिन चाइना में उनको खाया जाता है। दूसरा एक और वहाँ ट्रेंड है कि इमीडिएटली मत से ही उनको खाना शुरू कर देते हैं, अच्छी तरह उबालते भी नहीं है, कच्चे को मांस उतार कर खाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये इसको क्रुएल्टी मानते हैं। भारत में तो खास तौर से क्रुएल्टी मानी जाती है। तो उसके कारण भी ये इन्फेक्शन, जो इस प्रकार की जो इन्फेक्शन चाइना में ओरिजिनेट, एक कारण लोग ये कहते हैं ये भी हो सकता है क्योंकि वो तुरंत मार के कच्चे तुरंत ही उसको थोड़ा सा पका करके खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ओके। मैं डॉक्टर अंशुमन आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जो लोग हमें, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जरूर ये समझना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, कि अगर उनके बच्चों के अंदर या इस तरह की कोई भी बीमारी अगर वो अपने बच्चों के अंदर पा रहे हैं तो डर एक लोगों के अंदर बैठ रहा है, तो क्या इसके लक्षण हैं, और अगर ऐसे कोई लक्षण सामने आते हैं तो उसके लिए क्या कदम जो है वो उठाने चाहिए? जी, देखिए अभी डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये अभी चाइना से ऑन रिकॉर्ड कहीं बाहर कंट्री में फैली नहीं है बीमारी। दूसरी बात की इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है H9N2। जो लक्षण हैं वही हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब सर्दी होना, नजला होना, नाक में जलन, गले में खसखसाहट, आंखें लाल हो जाना और खांसी होना, यही लक्षण कॉमन है। इससे जब प्रोग्रेस करेगा किसी कारण से, या तो इम्यूनिटी गड़बड़ हो या ये नेग्लेक्ट हो जाए, मतलब ऐसी कंडीशन में बच्चे खेलते रह जाएं, स्कूल जाते रह जाएं, रेस्ट न मिले, हाइड्रेशन न मिले, तो ये प्रोग्रेस करके फेफड़े को इन्फेक्ट कर सकता है या बुखार बहुत तेजी से और बहुत लंबे समय के लिए आ सकता है। सबसे पहला काम है प्रिवेंशन, कि बच्चे को भी अवेयर करना है कि स्कूल जा रहे हैं, प्लेग्राउंड खेलने जा रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा वहां जिसको सर्दी नजला हो रहा है तो उससे दूरी बनाएं और उस बच्चे को गाइड करें कि आप घर जाइए, रेस्ट कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को संक्रमित करेगा। अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जो क्राउडेड है, जैसे घूमने के लिए मॉल, मूवी थिएटर, कहीं जा रहे हैं, तो बेहतर होगा अभी के समय की जरा मास्क का प्रयोग बच्चों को कराएं और एडल्ट भी करें तो बेहतर है, क्योंकि एडल्ट कैरियर तो अभी बन ही सकते हैं। और अगर हो जाए तो बच्चे का हाइड्रेशन पहला, एंटीबायोटिक न दे बिना डॉक्टर की सलाह के दूसरा, विटामिन सी का उपयोग करें, नेचुरल सोर्स से करें तो बेहतर है, जैसे नींबू, आंवला, इस तरह का, और बच्चे को प्रॉपर रेस्ट दें। वायरल फीवर से रिकवरी में रेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, तो बच्चा रिकवर कर सकता है। और डॉक्टर अंशुमन, मेरा आपसे सवाल ये इसलिए भी था क्योंकि अब अभी हम भी कुछ इस तरह की केसेस देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बात की हरियाणा में भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी को लेकर अभी से अलर्ट हो गया है, या बच्चों में इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर सबसे पहले पेरेंट्स को ये एडवाइस दे रहे हैं कि जाके उनकी टेस्ट करवाएं ताकि चीजें जो है वो क्लियर हो पाए, और उसके बाद ही बच्चों का इलाज किया जा रहा है, उनको दवाई दी जा रही है। जी, अभी जो स्वास्थ्य विभाग या डॉक्टर सारा जो काम कर रहे हैं, एक्चुअल एज पर प्रोटोकॉल कर रहे हैं, मतलब काम ऐसे ही होना चाहिए कि कोई भी चीज हो उसको लाइटली न लें, तैयारी अपनी पूरी रखें और जांच के बिना दवा न दें। दवा से मतलब है एंटीबायोटिक। बेसिक बुखार की दवा आप दे सकते हैं, हाइड्रेशन दे सकते हैं। तो डॉक्टर अभी यही कर रहे हैं, प्रिकॉशन इसलिए ले रहे हैं कि जो मुहावरे में कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के पीना, और ये अच्छी चीज है। कोई चीज स्प्रेड होकर अनकंट्रोल हो जाए, कोविड जैसा वैसा ना हो, तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं डॉक्टर सतवीर आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि डॉक्टर अंशुमन ने भी ये बात कही, आपने भी कही कि अभी ये वायरस भारत में नहीं कहा जा सकता है कि सामने आया है, इसका कोई भी केस तो फैला भी नहीं है, ये तो दूर की बात है, लेकिन क्या अभी से हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, या फिर आप अगर डॉक्टर अंशुमन आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जो लोग हमें, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जरूर ये समझना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, कि अगर उनके बच्चों के अंदर या इस तरह की कोई भी बीमारी अगर वो अपने बच्चों के अंदर पा रहे हैं तो डर एक लोगों के अंदर बैठ रहा है, तो क्या इसके लक्षण हैं, और अगर ऐसे कोई लक्षण सामने आते हैं तो उसके लिए क्या कदम जो है वो उठाने चाहिए? जी, देखिए अभी डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये अभी चाइना से ऑन रिकॉर्ड कहीं बाहर कंट्री में फैली नहीं है बीमारी। दूसरी बात की इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है H9N2। जो लक्षण हैं वही हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब सर्दी होना, नजला होना, नाक में जलन, गले में खसखसाहट, आंखें लाल हो जाना और खांसी होना, यही लक्षण कॉमन है। इससे जब प्रोग्रेस करेगा किसी कारण से, या तो इम्यूनिटी गड़बड़ हो
या ये नेग्लेक्ट हो जाए, मतलब ऐसी कंडीशन में बच्चे खेलते रह जाएं, स्कूल जाते रह जाएं, रेस्ट न मिले, हाइड्रेशन न मिले, तो ये प्रोग्रेस करके फेफड़े को इन्फेक्ट कर सकता है या बुखार बहुत तेजी से और बहुत लंबे समय के लिए आ सकता है। सबसे पहला काम है प्रिवेंशन, कि बच्चे को भी अवेयर करना है कि स्कूल जा रहे हैं, प्लेग्राउंड खेलने जा रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा वहां जिसको सर्दी नजला हो रहा है तो उससे दूरी बनाए और उस बच्चे को गाइड करें कि आप घर जाइए, रेस्ट कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को संक्रमित करेगा। अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जो क्राउडेड है, जैसे घूमने के लिए मॉल, मूवी थिएटर, कहीं जा रहे हैं, तो बेहतर होगा अभी के समय की जरा मास्क का प्रयोग बच्चों को कराएं और एडल्ट भी करें तो बेहतर है, क्योंकि एडल्ट कैरियर तो अभी बन ही सकते हैं। और अगर हो जाए तो बच्चे का हाइड्रेशन पहला, एंटीबायोटिक न दे बिना डॉक्टर की सलाह के दूसरा, विटामिन सी का उपयोग करें, नेचुरल सोर्स से करें तो बेहतर है, जैसे नींबू, आंवला, इस तरह का, और बच्चे को प्रॉपर रेस्ट दें। वायरल फीवर से रिकवरी में रेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, तो बच्चा रिकवर कर सकता है। और डॉक्टर अंशुमन, मेरा आपसे सवाल ये इसलिए भी था क्योंकि अभी हम भी कुछ इस तरह की केसेस देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बात की हरियाणा में भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी को लेकर अभी से अलर्ट हो गया है, या बच्चों में इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर सबसे पहले पेरेंट्स को ये एडवाइस दे रहे हैं कि जाके उनके टेस्ट करवाएं ताकि चीजें जो है वो क्लियर हो पाए, और उसके बाद ही बच्चों का इलाज किया जा रहा है, उनको दवाई दी जा रही है। जी, अभी जो स्वास्थ्य विभाग या डॉक्टर सारा जो काम कर रहे हैं, एक्चुअल एज पर प्रोटोकॉल कर रहे हैं, मतलब काम ऐसे ही होना चाहिए कि कोई भी चीज हो उसको लाइटली ना लें, तैयारी अपनी पूरी रखें और जांच के बिना दवा न दें। दवा से मतलब है एंटीबायोटिक। हाँ जी। बेसिक बुखार की दवा आप दे सकते हैं, हाइड्रेशन दे सकते हैं। तो डॉक्टर अभी यही कर रहे हैं, प्रिकॉशन इसलिए ले रहे हैं कि जो मुहावरे में कहते हैं दूध का चला छाछ भी फूंक के पीना, और ये अच्छी चीज है। कोई चीज स्प्रेड होकर अनकंट्रोल हो जाए, कोविड जैसा वैसा ना हो, तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं डॉक्टर सतवीर आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि डॉक्टर अंशुमन ने भी ये बात कही, आपने भी कही कि अभी ये वायरस भारत में नहीं कहा जा सकता है कि सामने आया है इसका कोई भी केस, तो फैला भी नहीं है, ये तो दूर की बात है, लेकिन क्या की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं इस वायरस को देखते हुए, एक बार वो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है, खुद से दवाएं ना लें, आसपास के इलाकों में भी साफ सफाई का ख्याल रखें, प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करें। देखिए ये WHO की गाइडलाइन सामने आई है, अपने घरों में साफ सफाई जरूर रखें। WHO कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क भी उपयोग में लाएं, कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अब गाइडलाइन जो है वो WHO ने भी जारी कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि अभी से हमें हालातों को सामान्य बनाए रखने के लिए कुछ बचाव जो है, बचाव के तरीके उनको अपनाना है। भारत स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान आया है कि भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा काफी कम है। मंत्रालय स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नजर बनाई हुई है, भारत में सांस संबंधी बीमारी के समूहों से भारत को कम जोखिम है, ये भारत स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। इस खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा काफी कम है। देखिए एक राहत भरी बात यह है कि भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा जो है वो काफी कम है, ये खुद स्वास्थ्य मंत्रालय बता रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि हमने पूरी नजर इस वायरस पर बनाई हुई है। देखिए क्योंकि देश में कोरोना फैलने के बाद कहीं ना कहीं सभी लोग तो अलर्ट हुए ही हैं और विभाग भी ये समझ चुका है कि कैसे कोई गंभीर बीमारी को देश में फैलने से रोकना है, और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ये कहता हुआ नजर आया है कि हमारी जो नजर है वो पूरी बनी हुई है इस वायरस पर। चलिए सीधा अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अपने मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर अंशुमन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए WHO की गाइडलाइन भी हमने बताई, स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर किस तरीके से अलर्ट है वो भी हमने बताया। WHO की गाइडलाइन की अगर बात करें तो अभी से कह दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की एक बार फिर से जरूरत आ गई है, और साथ ही सबसे जरूरी बात जो कि हम पॉल्यूशन के लिए भी हमारे लिए फायदेमंद साबित होता है, मास्क लगाना। तो मास्क लगाने की भी बात यहाँ पर WHO की गाइडलाइन में सामने आई है। जी जी बिल्कुल। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग जिस टाइप कोरोना के समय जिस प्रकार का किया गया वैसी अभी जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस तरह की समस्या भी भारत में आई थी। पहली बात वो मैंने डिस्टेंसिंग का ही एक मॉडिफाइड वर्जन मैंने बताया कि प्लेग्राउंड में अगर किसी बच्चे को सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उससे दूर हो जाए, बच्चे को घर भेजें।
स्कूल से दूर भेजें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क लगाएं, ये उसी का प्रारूप है। WHO ने जितनी गाइडलाइन जारी की बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अपने घर को प्रॉपर्ली वेंटिलेट करें। अभी ठंड के मौसम में लोगों ने क्या किया है, हर तरफ से खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। अगर कोई भी इन्फेक्शन किसी व्यक्ति के साथ अंदर आया तो वहीं पे रिटेन हो जाता है। क्रॉस वेंटिलेशन आपके घर का जरूर हो, धूप जरूर आए आपके घर में, ये सब डेसिकेट करता है और वायरस डीएक्टिवेट होता है। और एक चीज ये करना है कि जैसे जो स्लम में रहते हैं वो एक ही रूम में काफी लोग इकट्ठे बैठे रहते हैं, उनसे ये निवेदन है कि धूप में जाए, बैठें और अपने घर को प्रॉपरली वेंटिलेट होने दें और वहां पे क्लस्टरिंग ना हो। क्लस्टरिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है इसको फैलने का। ये प्रिकॉशन लें। जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया वो बिल्कुल सही है। मैंने बार बार कहा है कि चीन में जो ये वायरस भी आउटब्रेक हो रहा है, इसका रीजन 2 है। एक, लॉकडाउन इन्होंने दिसंबर 22 में उठाया, जिसके कारण हम कहते हैं इम्यूनिटी डेट, और दूसरा लॉकडाउन एग्जिट वेव होता है। जहां भी लॉकडाउन खत्म किया गया तो आपने देखा होगा लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारत में भी कॉमन फ्लू वायरस की समस्या आई, सर्दी नजला हुआ, और उसमें सोशल मीडिया पे मीम्स चला, कहीं ये वो तो नहीं, मतलब कोविड तो नहीं। तो ये कोविड नहीं था, लेकिन चाइना के बच्चों ने, चाइना के एडल्ट ने ये फेस नहीं किया कि उनको फ्लू पिछले 3 साल से हुआ है। तो अभी बिल्कुल वर्जिन कम्युनिटी उनकी पड़ी हुई है जिसमें फ्लू फैल रहा है। तो भारत में होने की संभावना कम है, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है डॉक्टर सतवी, देखिए एक थोड़ी बहुत राहत की बात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जिस तरह से गाइडलाइन WHO ने जारी की है, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय का भी बयान सामने आया है कि भारत में फैलने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन एहतियात बनाए